फिब्राइल सीजर्स और कन्वल्शंस ये एक आम तौर पर देखे जाने वाली बीमारियों में से एक है जिसमें पेशेंट को अचानक से तान आ जाती है, यानी हाथ पांव कड़क हो जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती है और बच्चा बेहोश हो जाता है। परंतु थोड़ी देर में ही बच्चे को होश आ जाते हैं और बच्चा सामान्य बच्चों जैसे पेश आता है। इस बीमारी का संबंध सीधा सीधा तान आने का संबंध सीधा सीधा बुखार से होता है, बुखार के अचानक से चढ़ जाने से या उतर जाने से। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में सबसे पहले हमको याद रखना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं GTCS। GTCS का मतलब होता है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, जो कि इसकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये GTCS टाइप ऑफ कन्वल्शन होते हैं, यानी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें जो टेम्परेचर होता है बॉडी का मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, यानी 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरो नॉर्मल चाइल्ड में, यानी दिमागी रूप से स्वस्थ बच्चे में ही देखने को मिलती है ये। तो अगर किसी दिमागी रूप से स्वस्थ बच्चे में हमें तान देखने को मिल रही है जो कि बुखार के कारण आ रही है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है फिब्राइल कन्वल्शंस। तो मैं इसको रिपीट करूँगा। तो यानी तान, अगर किसी सीधा सीधा कहूँ, अगर किसी बिल्कुल नॉर्मल बच्चे में तापमान के अचानक से बढ़ जाने से या कम हो जाने से तान आ रही है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज फिब्राइल कन्वल्शंस होता है। आगे चलते हैं। हम इसको एक एपिलेप्सी नहीं मानते क्योंकि 99% बच्चे स्पॉन्टेनियसली रिकवरी करते हैं और फ्यूचर में ऐसा कोई रिपीट एपिसोड नहीं देखने को मिलता है 99% बच्चों में। और तो और फ्यूचर में ऐसा कोई भी डेफिसिट या कोई भी ऐसी बीमारी का साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता जो आगे चलकर उसको किसी भी एक्टिविटी में या दिमागी रूप विकास में उसके बाधा दे। तो इसलिए हम इसको एपिलेप्सी बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, ना ही कोई ऐसी दवा देते हैं जो कि एपिलेप्सी रोकने के काम आए। आगे चलते हैं। ये ज़्यादातर हमें किस एज ग्रुप में मिलता है? 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स के एज ग्रुप में। क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स को के बेसिस पे हमने इसको दो में डिवाइड करा है, टिपिकल फिब्राइल कन्वल्शंस और एटिपिकल फिब्राइल कन्वल्शंस। जो टिपिकल फिब्राइल कन्वल्शंस है उसको हम सिंपल फिब्राइल कन्वल्शंस भी कहते हैं, SFC। और उसमें क्या आता है? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, 15 मिनट से कम और लेस देन 1 एपिसोड इन अ डे। वेराज अगर हम एटिपिकल फिब्राइल कन्वल्शन AFC या कॉम्प्लेक्स फिब्राइल कन्वल्शन जिसको CFC भी कहते हैं की बात करें, तो उसमें हमको मोर देन 1 एपिसोड एक दिन में देखने को मिलते हैं और हमको फोकल टाइप ऑफ सीजर देखने को मिलता है और हमको मोर देन 15 मिनट्स को देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कुछ में फैमिली हिस्ट्री भी सिग्निफिकेंट हो। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? अगर SFC की बात करें तो 1, 15 और GTCS, और अगर हम CFC की बात करें तो मोर देन 1, मोर देन 15 एंड फोकल सीजर्स की। तो आगे चलते हैं। रिस्क फैक्टर्स। ये देखने को काफ़ी मिला है कि माँ बाप आते हैं और हमसे पूछते हैं कि साहब ये बीमारी कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी। तो उसी चीज़ को बताने के लिए हमको रिस्क फैक्टर्स देखना बहुत ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर्स को हमने दो में डिवाइड करा है, मेजर और माइनर। जो मेजर रिस्क फैक्टर्स है उसमें बहुत सिंपल है याद करने का तरीका। एक को पकड़ ले। एक में क्या है? लेस देन 1 ईयर की उम्र में अगर ये आई है, लेस देन 1 डे विथ रिस्पेक्ट टू फीवर करके आई है, यानी कि अगर आज ही बुखार आया और आज ही तान आ गई तो ये एक रिस्क फैक्टर है आगे जाके वापस से तान आने का। और अगर 1 डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से तान आ गई तो भी ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो मेजर रिस्क फैक्टर में एज हो गई, ड्यूरेशन ऑफ फीवर हो गया और राइज इन फॉल इन टेम्परेचर हो गया, जो कि 1 से डिनोट हो रहा है। फिर माइनर में बात करें तो माइनर में आता है फैमिली हिस्ट्री। किसी की फैमिली हिस्ट्री है एपिलेप्सी की तो उसमें हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री है सीजर फिब्राइल कन्वल्शंस की तो उसमें हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स फिब्राइल कन्वल्शंस में भी देखने को मिल सकता है रिपीट एपिसोड। अच्छा, अगर इन माइनर और मेजर कैटेगरीज में देखें, अगर इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव है या एक भी देखने को है तो 25 to 50% चांस है कि वापस से एपिसोड आ सकता है लेस देन 5 ईयर्स की एज पे। और अगर देखा जाए कोई दो पॉजिटिव है तो हो सकता है कि 50 से 60% चांस है कि वापस से एपिसोड आए। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा है तो मोर देन 70% चांस है कि रिपीट एपिसोड आएगा। तो इसी केस में पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आए आगे बढ़ते हैं।
लेट्स सी द ट्रीटमेंट पार्ट। क्योंकि 99% पेशेंट जो होते हैं फेब्राइल कन्वल्शंस के साथ वो अलर्ट कॉन्शियस स्टेट में ही हमारे पास आते हैं, इसलिए जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। तो यानी रिकवरी जो होती है 99% स्पॉन्टेनियस होती है। यानी कि रीअश्योरेंस सबसे पहला स्टेप होता है हमारा किसी भी ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में। बट अगर हमारे पास इमरजेंसी में चाइल्ड आ रहा है विथ एक्टिव कन्वल्जन, यानी कि तान लेते हुए ही आ रहा है, तो उसमें फर्स्ट चॉइस क्या होएगी, बेंजोडाइजेपिन की। अब बेंजोडाइजेपिन कैसे दे सकते हैं हम, जैसे मिडाजोलाम आईवी दे सकते हैं, नेजल स्प्रे से दे सकते हैं, डाइजीपाम रेक्टल पेसरी के तौर पे रख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो हम आगे चलते हैं। वैसे तो सीजर्स को वापस आने से रोकने के लिए हमारे पास और तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ फीवर से ही जुड़ा हुआ है, तो अब जब ये पूरा किस्सा ही फीवर से जुड़ा हुआ है तो हमें फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक्स जैसे कि पैरासीटामोल देना ज़रूरी है अगर बुखार में है बच्चा। तो एंटीपायरेटिक्स में सबसे अच्छी एंटीपायरेटिक है पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल को हम एज रिलेटेड डोज पे देते हैं। आगे चलते हैं। क्योंकि सीजर को वापस आने से रोकना है, इसके लिए हमने क्या है, क्लोबाजाम प्रेफर करते हैं। क्लोबाजाम एक ओरल बेंजोडाइजेपिन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन द वेट ऑफ द चाइल्ड, इसकी डोज रहती है, और इसको हम या 3 दिन तक मिनिमम देते हैं बुखार के आने से, या जब तक बुखार नहीं जाए तब तक देते रहनी है। इन दोनों में से जो भी लंबा है तब तक देंगे। जैसे कि अगर आज बुखार आया और अगले 5 दिन तक बुखार चला तो हमें 5 दिन तक देनी पड़ेगी ये दवा। तो क्लोबाजाम एक इम्पॉर्टेंट दवा है। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं 5 साल की उम्र तक, इसलिए हम इसकी जो होती है रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी होती है। आगे चलते हैं। अब समरी करते हैं, देखते हैं अपन ने क्या क्या सीखा आज। ये एक GTCS टाइप, हम समरी में बेसिकली SFC को ही डील कर रहे हैं, यानी सिंपल फेब्राइल कन्वल्शंस को। ये एक GTCS टाइप ऑफ कन्वल्शन है, यानी जनरलाइज पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे देखने को मिलता है एक न्यूरो नॉर्मल चाइल्ड में। और ध्यान रखें ये एक एसोसिएट किससे होता है, अचानक से बुखार के चढ़ जाने से या कम हो जाने से। इट इज़ सीन इन द पेशेंट एज ग्रुप 6 मंथ टू 5 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, और इसका प्रोग्नोसिस एक्सेलेंट होता है, कोई लॉन्ग टर्म डिफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको एपिलेप्सी भी कंसिडर नहीं करते हैं। डायग्नोसिस क्या रहता है इसका, क्लिनिकल ही रहता है। देखा जाए तो हमें एक ड्रॉप ब्लड की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें ध्यान रखें। हाँ, हो सकता है हम जब वो बच्चा एक्टिव कन्वर्जन में आ रहा होता है हम उसका ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर कराएं, पर अगर बच्चा ऐसे नॉर्मल आ रहा है तो हमें एक बूंद ब्लड की भी ज़रूरत नहीं है इसमें टेस्टिंग में। हम MRI और EEG तो दूर की बात है। तो अगर सिंपल फेब्राइल कन्वल्शंस की बात करें तो कोई MRI नहीं, कोई EEG नहीं, पर अगर यही एटिपिकल है, फैमिली हिस्ट्री है और बहुत दूसरे कारण भी है, तब हमें ये सब ज़रूरत पड़ सकती है। ध्यान रहे मैनेजमेंट में बात करते हैं, कंजर्वेटिव ही रहता है मैनेजमेंट, यानी कि बुखार के फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, जिस भी वजह से बुखार आया उसको एलिमिनेट करना है। दूसरा, बुखार की दवा देनी है, क्लोबाजाम देनी है और जनरल मेजर करने हैं, और एज सच नो लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस इज इंडिकेटेड।